सलाम साथियों, मेरा नाम कुमेल अब्बास है और आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एम्पियर सर्किट लॉ की कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस किया और आज की इस वीडियो में हम उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम कुछ करंट कैरिंग बॉडीज की वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ तो हम कैसे करेंगे, और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग hollow cylinder, magnetic field due to current carrying very long solid cylinder। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। इससे पहले कि मैं एम्पियर सर्किट लॉ की मदद से इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो शेप होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होता है। दिस इज प्योर एक्सपेरिमेंटल। मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है उसके डिफ्लेक्शन को देख देख के ये हमने कंक्लूड किया है। तो एक इनफाइनाइट वायर अगर हमारे पास है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। नोट कर लेना भाई। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और हमें एट अ डिस्टेंस आर पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, तो कैसे करें? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब भी आप एम्पियर सर्किट लॉ किसी भी करंट कैरिंग बॉडी पे लगाते हो तो हम 3 स्टेप पे उसको लगाते हैं। कितने स्टेप में लगाते हैं? 3 स्टेप में। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 हाउ लगाते हैं। मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 जो है वो एम्पीरियन लूप के ऊपर है। स्टेप 1 ये कहता है कि जब भी आप एम्पियर सर्किट लॉ जो है वो लगाते हैं किसी भी करंट कैरिंग बॉडी पे तो आप एक एम्पीरियन लूप बनाओ। कैसे बनाना है? डिजायर्ड पॉइंट से पास हो। यहाँ पे डिजायर्ड पॉइंट क्या है? डिजायर्ड पॉइंट मतलब जहाँ पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो। हम पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इससे पास हो और इस करंट कैरिंग बॉडी को या करंट कैरिंग वायर को क्या करें? एनक्लोज करें। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है, एट अ डिस्टेंस आर पी पॉइंट पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इससे पास हो और इसको एनक्लोज करें। ये पहला पॉइंट है हमारा और पहला स्टेप है। बट इसी के साथ मैंने लास्ट में आपको एक नोट लिखवाया था। वो नोट ये कहता था कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस शेप का एम्पीरियन लूप आप लेते हो, बट हम प्रेफर करते हैं कि उस शेप का एम्पीरियन लूप लेना जिस शेप का क्या होता है उस करंट कैरिंग बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। यहाँ पे करंट कैरिंग बॉडी कौन है भाई? यहाँ पे करंट कैरिंग बॉडी है एक इनफाइनाइट वायर और इसका मैंने आपको बताया कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एम्पीरियन लूप बनाऊं, कैसे बनाना है? पी पॉइंट से पास हो, इसको एनक्लोज करें। किस शेप का बनाना मैं प्रेफर करूंगा? इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन की शेप के, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की शेप का क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। तो इसीलिए मैंने एक एम्पीरियन लूप बनाया जो पी पॉइंट से पास हो, इसको एनक्लोज करे और एक सर्कल। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे जो एम्पीरियन लूप लिया वो क्या लिया हमने? सर्क्यूलर शेप का ले लिया और इसकी जो रेडियस है वो क्या है? आर है। पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया कि आपको अपनी मन मर्जी से इस एम्पीरियन लूप में क्या मान लेना है? करंट की डायरेक्शन मान ली। ये क्या है? हमारा एम्पीरियन लूप है। अब इस एम्पीरियन लूप में आपको मन मर्जी से क्या मान लेना है? डायरेक्शन ऑफ करंट मान लिया। आप एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं, क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं। मान लो मैंने एंटी क्लॉकवाइज मान लिया। मैंने माना कि इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। ये एक इनफाइनाइट वायर है, पी पॉइंट है, ये लूप है। मैंने कहा इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। आओ देखते हैं। तो हमारा दूसरा स्टेप भी जो है वो कंप्लीट होता है। हमने जो अज्यूम्ड करंट की डायरेक्शन मान ली,
वो क्या मान ली, एंटी क्लॉकवाइज। अब तीसरा स्टेप मैन आता है, क्या है वो ये कहता है कि इस लूप के हर डीएल एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो और इसको इंटीग्रेट करते जाओ, इन्हें ऐड करते जाओ और उसको क्या करना है, उसको बराबर रखना है किसके बराबर रखना है, न्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड, दैट इज इंटीग्रल बी डॉट डीएल थ्रू अ क्लोज लूप इज न्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द लूप। अच्छा, अब मैं बी डॉट डी एल को, आपको पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे खोलते हैं, बी डी एल कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू न्यू नॉट करंट इनसाइड द लूप। थीटा क्या है, थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल वेक्टर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन बेसिकली, दिस इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल वेक्टर। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं इस एम्पीरियन लूप में डीएल एलिमेंट देखूं तो डीएल एलिमेंट क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और इस लूप में हमने किस डायरेक्शन में करंट माना, एंटी क्लॉकवाइज। तो डीएल एलिमेंट अगर हम कहीं पे भी लेंगे तो डीएल एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द अज्यूम्ड करंट होगी। यहाँ पे ले लो तो कुछ इस तरह से। और चूंकि हमने एम्पीरियन लूप इन द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले ली, तो अगर हम इस एम्पीरियल लूप के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, तो वो भी क्या आ जाएगा, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ द डीएल वेक्टर आ जाएगा इस केस में। यानी देखो, अगर आप मान लो मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाए, मैग्नीट्यूड तो हमें पता नहीं, बट डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी टेंजेंट, इस सर्कल के टेंजेंट के अलोंग, और इस सर्कल का टेंजेंट के अलोंग क्या आ जाएगा, इस तरह का कुछ, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर। और अगर मैं डीएल वेक्टर वहाँ पे निकालूँ तो वो भी इसी के अलोंग आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर पैरेलल आ गए। इसीलिए मैंने आपको नोट में लिखा है कि हम प्रेफर क्या करते हैं, हम उस शेप का एम्पीरियन लूप लेते हैं जिस शेप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। इससे हमें या तो बीडीएल मिल जाता है या माइनस बीडीएल बन जाता है, यानी या बी, उससे हमें बी और डीएल या तो पैरेलल हो जाता है या एंटी पैरेलल हो जाता है। यहाँ तो पैरेलल हो गया, तो सपोज आपने एंटी क्लॉकवाइज में करंट नहीं माना होता, क्लॉकवाइज में करंट माना होता, तो यहाँ पे बी तो इसी डायरेक्शन में आता, बट डीएल इस डायरेक्शन में आता, तो उस केस में एंटी क्लॉकवाइज आता और हमें बी डॉट डीएल, बी डीएल नहीं माइनस बी डीएल मिल जाता। तो यहाँ पे मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि मुझे थीटा निकालना था और थीटा यहाँ पे 0 डिग्री आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल डीएल वेक्टर के आ गया। फुल एक्सप्लेन किया मैंने। तो बी डीएल तो ठीक है, ये यहाँ पे कॉस 0 बन गया, तो यहाँ पे न्यू नॉट। अब करंट इनसाइड द लूप क्या है, आई। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो मैंने आपको बताया, वो स्टेप नंबर 2 पे डिपेंड करता है। अब क्या करना है, आपने फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द अज्यूम्ड करंट। आपने किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में आपने करंट को अज्यूम किया, एंटी क्लॉकवाइज। कर्ल किया, ऐसा नहीं कि बाहर है, अंदर की ओर है, कर्ल किया तो पॉइंट, थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड में। तो करंट अगर अपवर्ड में है तो वो पॉजिटिव। कौन सा करंट, इस लूप में अगर करंट अपवर्ड है तो पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, बट इसमें अपवर्ड है और थंब भी अपवर्ड है, तो ये करंट हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे मैं प्लस आई लिखूंगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन तो है ही। अब ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रल बी डी एल न्यू नॉट आई। अब बी जो है, ध्यान से समझना, अगर मैं इस एम्पीरियन लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे निकालूं, उसकी डायरेक्शन अलग अलग आएगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग आएगी, बट हर जगह पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बराबर आ जाएगी ड्यू टू सिमेट्री। क्योंकि आप आर डिस्टेंस पे यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हो, यहाँ पे भी आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे भी आर डिस्टेंस पे, तो एम्पीरियन लूप का हर डीएल एलिमेंट आर डिस्टेंस पे है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड उस पर कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट आ जाएगी, बट मैग्नीट्यूड हर डीएल पे सेम आ जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे बी एल जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डी एल है, तो इसलिए बी एल जो है, बी जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और डी एल वेक्टर जो है
उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह, ठीक है ना। ये बी बाहर क्यों आ गया, देखो चाहो तो आप बायोट-सेवर्ट लॉ से भी देख सकते हो। वो कहता है डी बी इज इक्वल टू न्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डी एल साइन थीटा। ये मैंने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख लिया, है ना, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख लिया। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे थीटा क्या है, डीएल और आर के बीच में एंगल क्या है। डीएल तो मान लो यहाँ पे डीएल तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा और आर वेक्टर तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये हट गया, ये 1 हो जाएगा। और अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो न्यू नॉट आई, तो आई है 4 पाई, ठीक है। तो डी बी किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। तो आर तो चाहे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करो, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करो, इस पर आर तो सभी जगह पे आ रही है ना, यहाँ पे कैलकुलेट करो तब भी आर आ रही है। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट आ जाएगी बट मैग्नीट्यूड हर डीएल पे सेम आ जाएगा। तो इसीलिए ये बी जो है चूंकि इंडिपेंडेंट ऑफ डीएल है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और बी इंटीग्रल डीएल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई। अब देखो, डीएल को इंटीग्रेट करना है थ्रू अ क्लोज लूप। जब आप डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल किसके बराबर होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल किसके बराबर होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर के बराबर होता है। आर ही है तो आर लिख लो इज इक्वल टू न्यू नॉट आई। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर एट अ डिस्टेंस आर जो है वो आ गया न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये हमने कैलकुलेट किया, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर एट अ डिस्टेंस आर इज न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है ना। डेरिवेशन देख लिया, अब इस फॉर्मूले को रिवाइज करो तो काम बन जाएगा भाई। मतलब जेई मेंस में तो फॉर्मूले से काम बन जाएगा, एडवांस में जो डेरिवेशन है उसको भी ध्यान में रखना है, नीट में भी फॉर्मूला जो है उससे काम बन जाएगा, बोर्ड्स में भी, हाँ बोर्ड्स में डेरिवेशन आ सकता है तो वो भी यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। तो इसको आप नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। ना बेटा देखो, एक और पॉइंट है, मतलब ग्राफ बनाना चाहूंगा मैं, ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर वर्सेस आर मतलब जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ गया, ये आ गया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पे न्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूले से मैं कह सकता हूँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। और जब कोई भी क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सम क्वांटिटी होता है तो उसके बीच में जो डायरेक्शन जो ग्राफ बनता है वो हाइपरबोला बनता है भाई। क्या बनता है, हाइपरबोला बनता है। और अगर हम आर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से बनता है, थोड़ा और ढंग के तरीके से बना सकते हैं, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से बनेगा, है ना। जब आर हमारा देखो 0 तो नहीं आएगा, 0 पे तो ये नॉट डिफाइन बन जाएगा, 0 प्लस यानी 0 से थोड़ा जब आगे जाओगे तो ये इनफाइनाइट को चला जाएगा, 1 अपॉन 0 प्लस क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट पे चलेगा। और चलते 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 और जब ये क्या आर को जब हम इनफाइनाइट टेंड करेंगे तो बी 0 को टेंड करेगा, मिलेगा नहीं, टेंड करेगा। तो ये इस तरह हम ग्राफ बना सकते हैं। तो आप ग्राफ भी यहाँ पे लिख सकते हो। मेंस में डायरेक्ट सवाल आता है भाई, नीट में भी डायरेक्ट सवाल आता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए अब इसके दूसरे एप्लीकेशन पे आते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। इससे पहले कि हम कैलकुलेट करें, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास वेरी लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है, हॉलो हो या सॉलिड हो, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। दिस इज अगेन
एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ये है। अब हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, यहाँ पे हॉलो, यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, हॉलो सिलेंडर है। अब इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि थिकनेस ये नेग्लिजिबल है, थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ एक ही डिस्टेंस r ले लिया। तो r जो है दैट इज द रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर, I जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है दैट इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द हॉलो सिलेंडर। ओके, अब देखो मैं दो जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा। दिस जो हमारे पास हॉलो सिलेंडर है, इसकी वेरी लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है, इसकी वजह से मैं दो जगह मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, एक इनसाइड द हॉलो सिलेंडर, दूसरा आउटसाइड द हॉलो सिलेंडर। अब इनसाइड द हॉलो सिलेंडर का लिखने का तरीका है r लेस देन r। ये r क्या है? दिस r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द सिलेंडर, और ये r क्या है? दिस द रेडियस ऑफ द हॉलो सिलेंडर। यानी ये तो मैथमेटिकल फॉर्म में, तो स्टेटमेंट फॉर्म में ये है कि मैं उस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ जो कि इस हॉलो सिलेंडर के इनसाइड है। वही है स्टेप थ्री स्टेप प्रोसेस है। क्या करना है? पहला स्टेप है कि एम्पीरियन लूप लो। एम्पीरियन लूप किस शेप का लेना है? इन द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द डिस्टेंस r। मैंने एक सर्कल बनाया इस तरह से, तो ये तो हमने कर लिया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या कह रहा है? दूसरा स्टेप है कि करंट अज्यूम कर लो। किस डायरेक्शन में अज्यूम करना चाहोगे? मान लो क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज। इसमें इस तरह जो है ना फ्लो हो रहा है। अब क्या करना है? अब ये भी हमने कर लिया। तीसरा स्टेप है कि आप इंटीग्रल B.dl कर लो और उसको न्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड कर लो। अब यहाँ पे करंट इनसाइड तो है ही नहीं ना, करंट इनसाइड तो है ही नहीं, यहाँ पे करंट तो है ही नहीं, करंट जो है वो इसके बाहर है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो करंट यहाँ पे जीरो है। इसीलिए जो इंटीग्रल B.dl है वो क्या आ गया? जीरो आ गया। B.dl यानी B.dl cos थीटा, B.dl cos थीटा वो क्या आ गया? जीरो आ गया। अब ध्यान से देखो, किसी इंटीग्रेशन का, अच्छा B फिर से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dl cos थीटा। अब देखो जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो आता है, इसका मतलब या तो ये जीरो या तो ये जीरो है ना, या तो ये जीरो या तो ये जीरो। अब ये तो जीरो नहीं हो सकता, इंटीग्रल dl करोगे वो तो 2πr आ जाएगा ना, वो जीरो नहीं आ जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। चाहो तो मैं डायरेक्टली भी बता सकता था, पर फिर भी मैंने बता दिया, किसी को दिक्कत आए तो मैंने फुल एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में यानी या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। ये तो जीरो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इंटीग्रल dl करोगे तो वो 2πr आ जाएगा ना, और cos थीटा तो cos जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इंटीग्रल dl 2πr आ जाएगा, तो ये जीरो नहीं होगा, तो b को जीरो होना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसका, तो मैं ये कह सकता हूँ इनसाइड द हॉलो वेरी लॉन्ग हॉलो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। शॉर्ट में ये लिखना चाहूँगा। अब मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा बाहर वाले पॉइंट पे। कैसे करूँगा? r ग्रेटर देन r। जब मैं ग्रेटर देन r कहता हूँ इसका मतलब आउटसाइड, आउटसाइड। अच्छा ये हमारा हो गया, इसको मिटाते हैं। अब मैं कहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ? मान लो इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ जो यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पे है। तो फिर से ऐसा इस पॉइंट को P पॉइंट नाम देते हैं। फिर से स्टेप नंबर 1 एम्पीरियन लूप लो इन द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हम प्रेफर करते हैं। तो इसका जो कि कंसेंट्रिक सर्कल है, तो फिर से सर्कल बना लो ध्यान से, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह। तो हमने एम्पीरियन, अब लिख लेना एम्पीरियन लूप जो है इन द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दूसरा, इसमें करंट एज्यूम कर लो। मैंने मान लो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है ना वो मान लिया, ठीक है, ये भी कर दिया हमने। अब तीसरा स्टेप मेन है, इंटीग्रल B.dl is nu naught I inside। फिर से B.dl cos थीटा इज इक्वल टू न्यू नॉट करंट इनसाइड। अब करंट इनसाइड क्या है? तो I है टोटल, तो करंट
2i मत लिखना, टोटल करंट जो है वो फ्लो हो रहा है इसमें i, टोटल करंट मिला के इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो i हो रहा है, 2i मत लिखना, ठीक है ना। चाहो तो एक ही बात लिख लो, है ना, i करंट फ्लो हो रहा है, टोटल i करंट फ्लो हो रहा है। तो ध्यान से देख लेना। अब i जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अपने फिंगर्स को कर्ल करो, कौन से फिंगर्स, राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ द अज्यूम्ड करंट। तो अपवर्ड दिख रहा है कि नहीं, अपवर्ड, तो चूंकि थंब अपवर्ड है, डायरेक्शन भी अपवर्ड है, तो क्या पॉजिटिव लोगे तो करंट i जो है पॉजिटिव आ जाएगा। बी डी एल कॉस थीटा, अच्छा बी डी एल कॉस थीटा क्या है, बी और डी एल के बीच में एंगल। फिर से वही एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे इस एम्पीरियल लूप के हर पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे वो अलोंग टेंजेंट आ जाएगा, इस पॉइंट पे निकालो तो अलोंग टेंजेंट, और डी एल भी इसी के डायरेक्शन में आ जाएगा, या इस पे डी एल निकालोगे तो इसी के डायरेक्शन में आ जाएगा। डी एल और बी जो है वो पैरेलल आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे, इसका मतलब थीटा 0 है, थीटा 0 cos 0 1, तो ये बी डी एल बन जाएगा। फिर से वही एक्सप्लेनेशन, बी बाहर आ जाएगा, क्यों बाहर आ जाएगा मैंने आपको बता दिया। तो अब डीएल को इंटीग्रेट कर दोगे, यानी इस एम्पीरियल लूप के हर डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो इसका सर्कमफेरेंस मिलेगा, तो दिस इज 2 पाई रेडियस आर है, न्यू नॉट आई, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आ गया न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर आप देखोगे दिस इज सेम एज ऑफ करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। हमने जब कैलकुलेट किया करंट कैरिंग इनफाइनाइट की वायर की वजह से वहाँ पे भी ये आ गया, तो ये तो आसान याद रखना है। तो दिस इज द फुल एक्सप्लेनेशन, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब मैं ग्राफ बताता हूँ, इसको आप नोट कीजिए पहले। तो चलिए अब हम देखते हैं ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर वर्सेस आर। हमने अभी देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर 0 होता है, और आउटसाइड जो है वो न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। और इनसाइड आउटसाइड को लिखने का तरीका क्या है, आर लेस देन आर और आर ग्रेटर देन आर। अगर जब तक जो हमारा जो आर है, देखो जब आर हमारा 0 है, आर हमारा 0 है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड 0 है तो 0 है, तो जब तक आर हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाता है तब तक मैग्नेटिक फील्ड 0 है। जैसे ही आप बाउंड्री से बाहर निकलते हो तब जो है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है। तो यहाँ तक तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और जैसे ही आप आर इक्वल टू आर से बाहर निकल जाते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह देखने को मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये था ग्राफ। तो इन ग्राफ को आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इन ग्राफ पे डायरेक्ट सवाल बनते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, जो कि इसका तीसरा एप्लीकेशन है। अगेन फिर से वही, हमारे पास एक सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होती है। अब हमें क्या करना है, फिर से वही करना है कि अगर हमारे पास एक सॉलिड, अभी तो हॉलो था, अब सॉलिड है, पूरा मटेरियल भरा हुआ है, सॉलिड वेरी लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, और इसकी वजह से हम 2 पॉइंट्स पे, यानी 2 जगह हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, एक अंदर और एक बाहर। तो पहले हम अंदर कैलकुलेट करते हैं। आर जो है दैट इज रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, आई जो है यहाँ पे ध्यान रखना, जो आई है दैट इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ऐसा नहीं है कि इसमें क्या है कि टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट है, यानी इस सॉलिड सिलेंडर में टोटल करंट जो है वो आई फ्लो हो रहा है, दिस इज टोटल करंट। ओके, अब अगर मुझे यहाँ से मैं अगर आर डिस्टेंस जाऊं अंदर में, पी पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं क्या करूंगा, तो पहला स्टेप आर लेस देन आर पे मुझे कैलकुलेट करना है, यानी इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। तो पहला स्टेप ये कहता है एम्पीरियन लूप बना दो। एम्पीरियन लूप किस शेप का बनाना है, किसी भी शेप का, बट हम प्रेफर क्या करते हैं, इन द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चूंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसेंट्रिक सर्कल है, तो मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा हो गया, सर्कल हमने बना दिया। दूसरा स्टेप क्या है कि आप इसमें करंट अज्यूम कर लो, कर लिया भाई,
एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम कर लिया। चलो ये स्टेप भी हो गया। अब तीसरा स्टेप है इंटीग्रल बी डॉट डी एल, वो न्यू नॉट करंट इनसाइड। जितनी बार इसको रिपीट करोगे उतनी अच्छी तरीके से याद रहेगा और समझ में आएगा। बी डॉट डी एल, अगेन दिस इज बी डी एल कॉस थीटा एंड दिस इज न्यू नॉट आई इनसाइड। अब देखो बी डी एल कॉस थीटा क्या है, बी और डी एल के बीच में एंगल। फिर से वही बी और जो डी एल है वो पैरेलल आ जाएंगे, तो इसके बीच में जो थीटा है वो क्या आ जाएगा 0 डिग्री, तो यहाँ पे मैं 0 डिग्री लिखूंगा। तो बी फिर से ड्यू टू सिमेट्री, और यहाँ पे चूंकि हर आर पे जो है ना मैग्नेटिक, हम सेम डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो बी बाहर आ जाएगा, तो बी बाहर, अंदर इंटीग्रल डीएल बच जाएगा और ये आता है न्यू नॉट। अब करंट इनसाइड देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अब आई मत लिख लेना, आई यहाँ पे नहीं आएगा, आई तो पूरे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, हमें तो सिर्फ इतने एरिया में देखना है। अब कैसे करेंगे, यूनिटरी मेथड से। मैंने कहा कि पाई आर स्क्वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, यानी इतने एरिया में से, सिलेंडर देखोगे तो इतने एरिया में से आई करंट फ्लो हो रहा है, मुझे तो इतने में से निकालना है। तो मैं देखूंगा कि 1 स्क्वायर यूनिट एरिया में कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसको ट्रांसफर कर दिया। अब क्या है, मुझे देखना है करंट फ्लोइंग थ्रू द पाई आर स्क्वायर, यानी इस एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मैंने आई डैश कहा, और वो बराबर आ जाए कितना, 1 यूनिट में कितना फ्लो हो रहा है इनटू इसका एरिया। पाई से पाई कैंसिल, तो आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो है इस एरिया में से करंट फ्लो आ जाएगा, तो आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अगेन वही बी तो ठीक है, इंटीग्रल डीएल जो है 2 पाई आर आ जाएगा, अच्छा 2 पाई आर आ जाएगा, इसको न्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से एक आर और यहाँ पे गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो है वो आ गया न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। दिस इज द फॉर्मूला, आप नोट करो। डेरिवेशन मैंने आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझा दिया। अब हम देखते हैं आउटसाइड अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करें और उसका फॉर्मूला क्या आता है, देख लो भाई। हवा के झोंके आज मौसम से रूठ गए, गुलों के शोखियां जो बवरे आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी महान क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं है, सवार लूं। अब हम देखेंगे बाहर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या आता है। देखो ये तो हो गया। अब मैं यहाँ से एट अ डिस्टेंस आर इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, फिर से स्टेप नंबर 1 एम्पीरियन लूप बना दो, एम्पीरियन लूप आर डिस्टेंस का इस तरह, इसमें करंट अज्यूम कर लो, ये हो गया। अब करंट अज्यूम कर लो, मान लो एंटी क्लॉकवाइज बहुत मान लिया, अब क्लॉकवाइज मान लेते हैं, मान लो इसमें क्लॉकवाइज जो है ना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी हो गया। अब स्टेप नंबर 3 इंटीग्रल बी डॉट डी एल, न्यू नॉट आई इनसाइड, जितनी बार लिखोगे उतना ही याद रहेगा। तो बी डॉट डी एल, फिर से वही बी डी एल कॉस थीटा न्यू नॉट। अब करंट कितना बह रहा है इसमें, अब तो इस लूप में फुल आई करंट बह रहा है,
उसमें तो IR²/2R² बह रहा था, अब यहाँ पे तो फुल करंट I बह रहा है, तो यहाँ पे I आ जाएगा। बट I पॉजिटिव आ जाएगी नेगेटिव, वो तो डिपेंड करता है कि थंब की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में। अब थंब की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, मतलब थंब की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, आपने राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ, अज्यूम करना अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसे है, तो जैसे आप अपने राइट हैंड फिंगर कर्ल करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ एम्पीरियन अज्यूम्ड करंट, तो यहाँ पे थंब डाउनवर्ड आता है, बट करंट तो अपवर्ड है, तो ये करंट नेगेटिव आ जाएगा, तो -I। अच्छा, थीटा ज़रा देख लो, थीटा होता है B और DL के बीच में एंगल। B तो अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो B तो यहाँ पे आ जाएगा, बट चला D इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यहाँ पे DL और B, DL की डायरेक्शन क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और इसमें हमने इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में मान लिया, तो DL तो इस तरह जगह पर, B अभी भी वहीं पे है, तो इनके बीच में पाई डिग्री जो है ना, पाई रेडियन आ जाएगा, यानी 180 डिग्री एंगल आ जाएगा, तो cos पाई -1 होता है, तो माइनस बाहर, और B ड्यू टू सिमेट्री भी बाहर आ जाएगा, यहाँ बचा DL, दिस इज न्यू नॉट -I, माइनस माइनस कैंसल, B फिर से वही न्यू नॉट I अपॉन 2πr आ गया। दिस इज अगेन द सेम फॉर्मूला एज ऑफ इनफाइनाइट वायर, फिर से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरी लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर इनसाइड क्या आ गया, वो आ गया न्यू नॉट I अपॉन 2R² इंटू R, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या आ गया, न्यू नॉट I अपॉन 2πr, ये आ गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है। अभी इसका यूज आ जाएगा जब हम ग्राफ बनाएंगे, तो आप इसको नोट कीजिए, ग्राफ बनाते हैं। अब देखो हमें ग्राफ बनाना है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड R। अगर आप देखोगे जब हमारा R 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0, फिर क्या है, R इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और ये y = mx वाला ग्राफ है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस तरह से क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और फिर ये तब तक स्ट्रेट है जब तक हमारा R कैपिटल R के बराबर है, और जैसे आप सिलेंडर के बाहर निकले, यानी R जो है वो ग्रेटर देन R हो गया, यानी आउटसाइड हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तब जो है इनवर्सली आ जाएगा इस तरह। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और अगर आपको कोई पूछे कि इसका स्लोप बता दो तो न्यू नॉट I अपॉन 2R² है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ याद रखना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। तो आगे चलते हैं। तो अब बचता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो का हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।